साथियों नमस्कार। मैं गणित अध्यापक राजेंद्र सिंह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालू, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी तक हम पिछली कक्षाओं में क्या-क्या सीख चुके हैं? परिमाप बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है, यानी कि परिसीमा की कुल लंबाई। अक्षेत्रफल बंद समतल आकृति द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र को उसका अक्षेत्रफल कहते हैं। आयत की भुजा होती है लंबाई और चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। वर्ग की चारों भुजाएं एक माप की होती हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुना में भुजा। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, जहां r त्रिज्या। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई बराबर 22/7 या 3.14। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना में संगत ऊंचाई। ये हम सीख चुके हैं। साथियों, आज हम नया अध्याय अक्षेत्रमिति शुरू करेंगे। अक्षेत्रमिति में हम छठी और 7वीं कक्षा में अब तक क्या सीख चुके हैं उसकी एक बार दोहराई करते हैं और फिर 8वीं कक्षा के 11वें अध्याय की पहली प्रश्नावली को करेंगे। पहली प्रश्नावली में अब तक जो हम सीख चुके हैं उसी का प्रयोग करके दोहराई की जानी है। अक्षेत्रमिति में 2 चीज़ें हमें सीख चुके हैं। एक तो होता है परिमाप और एक होता है अक्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है? किसी भी बंद आकृति के चारों ओर का माप परिमाप कहलाता है। जैसे ये एक आयत है, ये कोई और बहुभुज है। इन दोनों आकृतियों में इसका परिमाप, यदि हम इसको यहाँ से मापना शुरू करें, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक, चारों ओर का माप, उसे कहेंगे परिमाप। ठीक यहाँ पर भी इसकी जो बाउंड्री है, जो परिसीमा है, परिसीमा की कुल लंबाई, परिसीमा की कुल लंबाई कहलाता है परिमाप। अक्षेत्रफल, इस आकृति ने कितना स्थान घेर लिया है, घेरे गए स्थान का कुल माप, वो कहलाता है अक्षेत्रफल। जैसे मैं ये हाथ रखूं तो हाथ के नीचे जितनी जगह ढक ली गई है वो इस हाथ का क्षेत्रफल है, और इसके चारों ओर का यदि माप है तो वो है परिमाप। अभी तक कक्षा छठी में हम परिमाप को सीख चुके हैं, अक्षेत्रफल को सीख चुके हैं, आयत के परिमाप को हमने सीखा। आयत के परिमाप का सूत्र हमने सीखा। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। वर्ग भी एक विशिष्ट प्रकार का आयत है, इसलिए वर्ग का भी जो क्षेत्रफल होगा वहाँ पर 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, लेकिन वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों एक जैसी होती हैं, तो वहाँ पर भुजा जमा भुजा बराबर
2 गुना में 2 भुजा यानी कि 4 गुना में भुजा। आयत का क्षेत्रफल हमने सीखा लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। अब हम 7वीं कक्षा में हमने वृत्त सीखा और वृत्त में हमने परिमाप की जगह परिधि शब्द का प्रयोग किया। जहाँ वक्र कोई आकृति है उसके चारों ओर का माप हम निकालेंगे तो उसको हम परिधि कहेंगे, और जहाँ बहुभुज है उस बहुभुज के चारों ओर के माप को हम परिमाप कहेंगे। हम देख लेते हैं, अभी तक हम आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त के बारे में जान चुके हैं। आयत का परिमाप, क्षेत्रफल। आयत का परिमाप होगा 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। वर्ग का परिमाप 4 गुना में ए क्या है? वर्ग की भुजा। त्रिभुज का परिमाप भुजाओं के मापों का योग। ये सभी में है। और वृत्त का 2 पाई आर, जहाँ पर आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और पाई क्या है? इसका मान। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये आप 9th क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए आपने क्या लेना है? पाई का मान है 22/7 या 3.14। ये 7वीं कक्षा में हम सीख चुके हैं। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल ए गुना ए यानी 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब हम इन्हीं सब सीखी गई जानकारी का प्रयोग करके कक्षा 8वीं का पहली प्रश्नावली 11.1 करेंगे। प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल। पहले सवाल में 2 आकृतियां दी गई हैं। ए आकृति में एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा 60 मीटर है, और बी आकृति में एक आयत दिया गया है जिसकी लंबाई 80 मीटर है। हमने ये बताना है कि इनमें से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। एक शर्त और दी गई है कि इन दोनों का परिमाप बराबर है। अब हम उस परिमाप का प्रयोग कैसे करेंगे? हमने ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। यदि हम वर्ग की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा भुजा गुना भुजा, ए गुना ए, या एस गुना एस, साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ हमारे पास 60 गुना 60 है, लेकिन ये जो आयत है इस आयत का क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुना चौड़ाई। हमारे पास लंबाई तो है 80 मीटर, लेकिन चौड़ाई नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यदि हमने इन दोनों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करना है तो हमें इसकी चौड़ाई भी चाहिए। वो चौड़ाई कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे?
पिछली कक्षाओं में सीखे हुए अनुभव से हम इसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे। पहले आकृति ए में दिए गए वर्ग की भुजा बराबर 60 मीटर। वर्ग का अक्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा, 60 मीटर गुना में 60 मीटर बराबर हो गया 3600। मीटर की मीटर के साथ गुना करेंगे वर्ग मीटर। अक्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आएगा, ये हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब इसी आकृति में वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुना में भुजा। तो 4 गुना में भुजा कितनी है? 60 मीटर। तो 6 चौका 24, 240 मीटर। प्रश्न में दिया गया है कि दोनों आकृतियों का परिमाप बराबर है। इसका मतलब ये आकृति B है, जो आकृति, इसका मतलब क्या हुआ कि आकृति B में दिए गए आयत का परिमाप ये कितना हो गया? 240 मीटर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दिया गया है कि इन दोनों का परिमाप बराबर है। इसका परिमाप हमने ज्ञात कर लिया, 240 मीटर आया, तो दूसरे का भी परिमाप रहेगा 240 मीटर। अब इस आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई ये है 80 मीटर। तो आयत की चौड़ाई हमने निकालनी है। आयत की चौड़ाई निकालने के लिए हम देखते हैं परिमाप किसके बराबर है? बराबर 2 गुणा में लंबाई परिमाप होता है 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये दुगना है किसका? लंबाई जमा चौड़ाई का। तो लंबाई जमा चौड़ाई किसके बराबर रह जाएगी? परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। तो चौड़ाई किसके बराबर रह जाएगी? चौड़ाई। तो हम लिखेंगे परिमाप का आधा और उस आधे में से इस लंबाई को घटा दें। तो यहाँ चौड़ाई जो रहेगी वो क्या रहेगी? परिमाप बटे 2 घटा में आयत की लंबाई। अब परिमाप कितना है? 240 मीटर बटे में 2 घटा में 80। 2 से काटेंगे तो 120। तो 120 मीटर माइनस के 80 मीटर बराबर रहेगा 40 मीटर। आयत का हमारे पास अब लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अक्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई हमारे पास पहले से दी गई है 80 मीटर और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली कितनी? 40 मीटर। तो गुना में 40। तो ये आपका हो जाएगा 0, 2 और 8 चौका 32 वर्ग मीटर। तो आयत का जो क्षेत्रफल हमारे पास आया वो आया 3200 वर्ग मीटर और वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आया 3600 वर्ग मीटर। तो हम कह सकते हैं कि दी गई दोनों आकृतियों में से
वर्गाकार आकृति का अक्षेत्रफल अधिक है। दूसरा सवाल, श्रीमती कौशिक के पास एक प्लॉट है जिसकी प्रत्येक भुजा 25 मीटर की है, यानी कि 25 मीटर का एक वर्गाकार प्लॉट है। उस प्लॉट में वो एक कमरा बनाना चाहती है और कमरा आयताकार है, और कमरा इस तरह से बनाया जाता है कि इसके दोनों तरफ की जो भुजाएं हैं चारों ओर इसमें जगह रहेगी। इस कमरे की चौड़ाई 15 मीटर है और लंबाई 20 मीटर है। उसके बाद क्या कहता है प्रश्न? प्रश्न कहता है कि इस कमरा बनने के बाद जो बाकी की ये जगह रह गई है, इस पे श्रीमती कौशिक एक गार्डन बनाना चाहती है, बगीचा बनाना चाहती है, और उस बगीचे को बनाने की, उसमें पौधे लगवाने की, घास लगवाने की जो खर्च है वो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो आपने उसका खर्च निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे भूखंड का अक्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम लिखेंगे वर्गाकार प्लॉट की भुजा कितनी आएगी? 25 मीटर। वर्गाकार प्लॉट का अक्षेत्रफल, हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, एक ही दो, यानी कि 25 गुना में 25 वर्ग मीटर, ये आ गया 625 वर्ग मीटर। इसमें जो कमरा बनाया गया है, आयताकार कमरे की चौड़ाई और आयताकार कमरे की लंबाई दी हुई है। तो बनाए गए जो प्लॉट में बनाए गए आयताकार है ये मकान की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। अक्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुना में चौड़ाई, 20 मीटर गुना में 15 मीटर, 15 दूनी 30, 300 वर्ग मीटर। अब ये हो गया हमारे पास 300 वर्ग मीटर, ये सारा हो गया 625 वर्ग मीटर। तो शेष भाग का अक्षेत्रफल क्या करेंगे? प्लॉट के क्षेत्रफल में से प्लॉट का अक्षेत्रफल, उसमें से घटा देंगे मकान का क्षेत्रफल। तो प्लॉट का कितना है? 625 वर्ग मीटर। प्लॉट का कितना है? 300 वर्ग मीटर। तो कितना आ जाएगा? 325 वर्ग मीटर। अब इस 325 वर्ग मीटर को बगीचा बनाने में जो खर्च आएगा, उस खर्चे की दर है। बगीचा बनाने के खर्च की दर 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? 325 गुना में 55। ये आप कुल खर्च के लिए हम अक्षेत्रफल और
दर की गुणा कर देंगे। ये लगभग हो जाएगा आपका 17,875 और ये क्या है, रुपए में है, तो ये रुपए का इसमें सिंबल साइन लगा देंगे। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न। एक बगीचा दिया हुआ है, इसके दोनों सिरे अर्धवृत्त के आकार के हैं। इसकी ये जो चौड़ाई है ये दी हुई है 7 मीटर और ये जो पूरी चौड़ाई है ये दी हुई है 20 मीटर। इस एक आयत के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धवृत्त के आकार के हैं। इसका हमने क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमाप भी निकालना है। अब हम यदि बात करें कि इस अर्धवृत्त में यहाँ से और यहाँ से ये व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा त्रिज्या कितनी हो गई, 7/2 मीटर। और इसमें से ये 3.5 ये और 3.5 ये 7 यदि घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई 13 मीटर। अब आपने क्या करना, ये इसकी परिधि ये जो लंबाई है ये निकाल लेंगे। अब ये लंबाई क्या है, पूरे वृत्त की आती है 2πr और उसका आधा ये हो जाएगी आपकी ये वाली लंबाई। तो 13 जमा ये जमा 13 जमा ये। बगीचे आकृति के अनुसार हम देखेंगे, बगीचे का परिमाप क्या करेंगे, 2 गुणा में आयताकार भाग की लंबाई जमा में अर्धवृत्ताकार सिरे की लंबाई। तो 2 गुणा में यहाँ ये आ गया 13 जमा में ये आ गया πr/2 πr/2 22/7 गुना में r कितना है 7/2। तो 2 से ये 11 कट गया और ये 7, तो ये हो गया 2 गुणा में 11 और 13 24 मीटर, यानी कि 24 दूनी 48 मीटर। इसी तरह से यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो क्षेत्रफल में भी क्या होगा, आयताकार भाग का क्षेत्रफल जमा में वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना में चौड़ाई, 13 गुना में 7 कितना हो गया 91, तो 13 मीटर गुना में 7 मीटर जमा में वृत्ताकार भाग, ये 2 अर्धवृत्ताकार है, 2 गुना में वृत्त का क्षेत्रफल हम 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं πr², πr की 2, अर्धवृत्त का आधा हो गया, ये आधे वृत्त का इसका क्षेत्रफल है, ऐसे ऐसे कितने हैं 2, तो गुना में 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा 13 7 ये तो हो गया 91 वर्ग मीटर जमा ये 22/7 गुना में 7/2 गुना में 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 ये हो गया आपका ये भी वर्ग मीटर, तो 91 वर्ग मीटर जमा में
11 7 77, 77 का कितना बनेगा 38.5 वर्ग मीटर। 8 और 1 9, 12.5 वर्ग मीटर। ये तो आ गया इस बगीचे का अक्षेत्रफल और ये आ गया इस बगीचे का परिमाप। फरस का अक्षेत्रफल 1080 वर्ग मीटर। इस 1080 वर्ग मीटर के फरस पर टाइलें लगानी है और टाइल जो है उसका आकार है समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज हमें पता है कैसी होती है, ये पिछली कक्षा में हम सीख चुके हैं। आयत, आयत से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये इसकी चौड़ाई होगी, इसको बोलते हैं संगत ऊंचाई, ये इसका आधार हो गया। यदि हम इसको यहाँ से काट कर यहाँ लगा दें तो ये एक आयत बन जाती है। तो ये ऊंचाई h और ये आधार b, तो इसका अक्षेत्रफल हो गया b गुना में h। संगत ऊंचाई गुना में आधार, ये समांतर चतुर्भुज का अक्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो टाइल है समांतर चतुर्भुजाकार टाइल का आधार, आधार है 24 सेंटीमीटर। संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो इसका अक्षेत्रफल कितना होगा, आधार गुना में संगत ऊंचाई, 24 सेंटीमीटर गुना में 10 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 240 वर्ग सेंटीमीटर। जितने टाइलें लगेंगी उस एक टाइल के क्षेत्रफल से हम दिए गए फरस के कुल भाग को भाग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो समस्या है कि ये इकाई वर्ग मीटर में है और यहाँ इकाई वर्ग सेंटीमीटर में है। हम इनको कैसे बदलते हैं, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 मीटर गुना 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर गुना में 100 सेंटीमीटर। 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। या तो हम इन मीटरों को सेंटीमीटर में बदल लेंगे या इन सेंटीमीटरों को मीटर में बदल लेंगे। तो फरस में कुल टाइलें लगेंगी, फरस का अक्षेत्रफल भाग में क्या होगा, एक टाइल का अक्षेत्रफल बन 1080 और नीचे है 240। अब हम यहाँ वर्ग मीटर है और वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, गुना में 10,000। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 6 दूनी 12, 6 नीमा 54, 9 छक्के 54। 2 पे ये कट जाएगा 5 0 0 0, 9 पंजे कितना हो जाएगा
45,000 टाइल। ये टाइलों की संख्या आई है, ना कि मीटर सेंटीमीटर। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी वर्ग सेंटीमीटर था और यहाँ भी वर्ग सेंटीमीटर था, तो ये आपस में कैंसल हो गए थे। तो इस तरह से ये प्रश्नावली हुई। आप लोगों को समझ आई होगी। यदि समझ नहीं आई है तो आप दोबारा से भी इसको देख सकें, किताब को पढ़ें, पिछली बातों को याद करें, और जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि आप मन लगाकर पढ़ेंगे और गणित में रुचि लेकर गणित में अच्छी तैयारी के साथ अपनी परीक्षा पास करेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो करो